गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः हम लोग जूझ जो हमारा विज्ञान का दूसरा लेसन है, इसका हम लोग जो अगला भाग है, अगले भाग और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार आनंद यादव जो कि लेखक हैं, किस प्रकार अपनी जीवनी, अपनी आत्मकथा बताते हैं कि किस प्रकार उनको पहले जो विद्यालय परिसर उनको एकदम पूरी तरह से अनजान लगता था, अपनापन का कहीं दूर दूर से अपनेपन का स्वाद, अपनेपन का एहसास उनको नहीं होता था। वही विद्यालय के लोग धीरे धीरे जो मंत्री मास्टर साहब रहते, मंत्री मास्टर साहब के कड़े अनुशासन के कारण और नवाब सौंदलगेकर जो कि मराठी अध्यापक रहते हैं, उनके रुचिपूर्ण अध्यापन के कारण और साथ ही जो उनका एक अच्छा मित्र बन जाता है जिसका नाम है बसंत पाटिल, तो उसके सहयोग से किस प्रकार से पूरी तरह से जो माहौल उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वो किस तरह वो माहौल, वो वातावरण से पूरी तरह से वो परिचित हो जाते हैं। वो माहौल उनको अपनेपन जैसा लगने लगता है और उनका अध्ययन में और ज़्यादा विश्वास हो जाता है। मन लगा करके रुचि के साथ वो अध्ययन करने लगते हैं और बड़े ही और एक तरह तरह की कविता रचने में, काव्य में उनका जो है काव्य में उनका मन जो है बहुत ही अच्छे ढंग से लग जाता था। जो एक समय ऐसा था कि जिस काम को करने से वो भागते थे, कतराते रहते थे कि खेत में जाना है, उबाऊ जैसा काम लगता था सिर पे एक बोझ जैसा पड़ा हुआ कि ये भी करना है, अभी ये वाला भी काम करना है। और लेखक बताते हैं कि जिस समय वो चाहते थे कि साथ में कोई उनके साथ रहे, गप सड़ाका करे, कोई बातचीत करे तो थोड़ा समय आसानी से कट जाए। तो लेखक बताते कि जब उनकी जो रुचि थी पढ़ाई में और ज़्यादा बढ़ गई, स्पेशली काव्य, विशेष तौर पे काव्य रचना में और काव्य के गायन में, तो वो हर वक्त चाहते थे जितना ज़्यादा हो सके वो अकेले रहें। क्यों? क्योंकि एकांत समय में वह अपने हृदय की अनुभूतियों को अपने शब्दों के माध्यम से ढाल करके और अन्य कवियों की कविताओं को अच्छे ढंग से गा करके, जोर से, मुक्त खुले कंठ से गा करके आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते और साथ ही आसपास कोई उन्हें देखने वाला नहीं होगा और वह अपने दिल खोल करके बड़ी ही प्रसन्नता के साथ, बड़ी ही ऊर्जा के साथ किसी भी कविता पर थूल करके नृत्य प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इस जो आत्मकथात्मक उपन्यास है, इस उपन्यास का जो एक खंड आपने दिया हुआ है जूझ नामक पाठ के रूप में, तो इस पाठ का हम लोग अंतिम भाग जो है, इस अंतिम भाग का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इन कविताओं के। हम लोग एक बार पुनः एक पैराग्राफ पीछे से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। लेखक बताते हैं कि जब मैं कविता पढ़ना और मुक्त कंठ के साथ कविता गाना शुरू किया तो मुझे दो बातें बहुत ही अच्छी लगी। एक अलग प्रकार की मुझे शक्ति प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, ढोर माने वही पशु चराते हुए, पानी लगाते, यानी क्यारियों में पानी लगाना, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। लेकिन बताते कि पहले मुझे ये सारी चीज़ें एकदम उबाऊ लगती थी, बोझिल लगती थी, एक जैसे लगता था सिर पे एक अलग से बोझ जैसा, जिम्मेदारी जैसा डाल दिया गया है। तो अकेलापन बहुत खटकता था, हर वक्त अकेलेपन का एहसास होता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था, हमेशा कोई ना कोई साथ होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं लगती। कहते लेखक हमें दो शक्तियाँ मिलती। तो सबसे पहली बात कि जो काम हम करते थे उस काम में जो उबाऊपन होता था, वो नीरसता जो होती थी, वो आलसपन जो लगता था, वो नीरसता पूरी तरह से जीवन से गायब हो गई, नीरसता पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब नीरसता की जगह क्या हो गया? आनंद की अनुभूति होने लगी। जैसे नाम आनंदा, उसी तरह से आनंद आने लगा। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। लेकिन बताते कि मैं हर कार्य को खेल की भांति बड़ी ही प्रसन्नता के साथ, बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा के साथ मैं खेलने लगता और उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना ही अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकती है। मैं सचमुच ही नाचने लगता। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया
अनंत काड़ेकर की कविता, उनकी पंक्ति इस प्रकार: चांद रात परसिए पांढरी गाया घरड़ी वरी को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल पर बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने पर के आधार पर थी। तो लेखक बताते हैं कि हर गाने को, हर अलग अलग कविता को, स्पेशली जिन लेखक की कविता की बात ये करते हैं, कवि की कविता की बात करते हैं, अनंत काड़ेकर की बात करते हैं कि इनकी जो कविता है इसको हमने एक जिस तर्ज पे हमें मास्टर जी ने बताया था उससे, उस तर्ज से अलग हट करके एक फिल्मी गाने के तर्ज पे मैंने उसको गाने का प्रयास किया। और जो जितने अच्छे थे मास्टर साहब ने बताया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लेखक बताते कि मेरे द्वारा जो गाई हुई यह कविता जो है बन पड़ी। तो इस प्रकार बताते हैं कि यह मैंने जो छंद था, ये छंद की जाति बताते हैं कि यह केशव करणी जाति नामक छंद पर आधारित थी। और मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। लेखक बताते कि सबसे बड़ी बात कि जब भी आप चाहे कला, कोई भी कला हो, कला में कई कलाएं ऐसी होती है जो मुद्रा प्रधान होती है। स्पेशली जब आप साहित्य पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी लिटरेचर हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, कोई भी भाषा का लिटरेचर हो, तो लिटरेचर क्या है, आपसे भाव भंगिमा मांगता है, आपसे मुद्रा मांगता है, आपसे मुद्रा मतलब ऐसा नहीं, मुद्रा का अभिप्राय क्या है, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, कि आप उसी अनुरूप हो। अब वीर रस की कविता जब आप शांत रस में गाएंगे तो आनंद कहाँ से मिलेगा। तो ये जिस भाव की कविता है उसी अनुरूप आपको मुद्रा बनानी पड़ेगी। तो लेखक बताते कि मुझे बहुत ही अच्छे ढंग से, जैसे मास्टर जी अभिनय कर करके कविता को गा गा के बताते थे या पात्रों का चित्रण अभिनय के साथ बताते थे, तो मैं और भी अच्छा अभिनय अकेले में रह करके जितना समय मिलता उन मुद्राओं, उन भाव भंगिमाओं का प्रयास करने में व्यतीत करता। तो मैं अपने मास्टर से जिससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे ढंग से मुद्रा बनाने में कुशल हो रहा था। चेहरे पर कविता के भाव करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। लेकर बताते कि किस प्रकार वो उत्साहित थे। और जब सोने पे सुहागा तब हो गया जब पहले ही उनके अंदर जो ऊर्जा थी कविता को सुन करके पढ़ करके जो आनंद था वो तो पहले ही था, और उसके बाद जब उनके मास्टर जी ने खुद ही कह दिया कि ये 6ठी 7वीं क्लास के स्टूडेंट इनके सामने तुम कविता का गायन करो, तो वो और ज़्यादा उत्साहित हो गए। बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर में पंख लग गया हो और मैं पंख के सहारे आकाश की ऊंचाई को छूने में सक्षम हो रहा हूँ। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब हम लोग इसके आगे का जो है वो हम लोग अध्ययन करेंगे। मास्टर स्वयं कविता करते थे। इससे पहले भी हमने बताया कि मास्टर जो थे वह मास्टर जी अन्य कवियों की कविताओं के साथ साथ लेखक बताते हैं कि जो उनके टीचर रहते हैं वह अन्य कवियों की कविताओं के साथ साथ स्वतः रची हुई कविताओं, स्वतः बनाई हुई कविताओं का भी कभी कभी क्लास में जिक्र किया करते थे, पढ़ाते रहते थे। तो इससे लेखक के अंदर यह एहसास हुआ कि कविता स्वतः भी रची जा सकती है, और कविता को रचने वाला जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्तित्व जो होता है, मनुष्य जो होता है, वो कोई अलग से कोई अलौकिक प्राणी जैसा कोई चीज़ नहीं होता। जैसे क्या होता है, जब हमारे सामने कोई चीज़ बन के आती है या कोई भी कार्य होता है, हमें लगता है ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हम जो है नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो लेकिन जब हम उसमें प्रयास करते हैं, एक बार फेल होते, 2 बार फेल होते हैं, एक बार नहीं कर पाते, 2 बार, लेकिन करते करते वही वाली बात, करते करते अभ्यास से जड़मति होते सुजान रसरी आवत जात से सिल पर परत नहीं। एक बार करते, 2 बार करते, फिर हम उसमें एकदम हैबिचुअल हो जाते हैं, हमारी वो आदत में शुमार हो जाता है। तो उसी तरह लेखक बताते कि जब पहले मेरा मानना था कि कविता रचना बहुत बड़ी, बहुत कठिन चीज़ है, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे गुरुजी कविता लिख ले रहे हैं और ऐसी ऐसी कविता लिख रहे हैं, तो मैंने भी 1-2 बार प्रयास किया, तो मुझे भी समझ में ये बातें आ गई। तो लेखक बताते कि उनके अध्यापक भी जब भी अध्यापन करते थे, उस अध्यापन के समय समय पर कविता बताते रहते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे, और वे उन कवियों के चरित्र मतलब कैरेक्टर, चरित्र और उनके संस्मरण मतलब बीती हुई बातों को याद करके बताना, संस्मरण बताया करते थे। लेखक बताते कि उनके अध्यापक जो थे वह
अन्य कवियों की, अन्य जैसे क्या होता है कि जब कोई कहानी या कविता बताई जाती है तो जो लेखक होते हैं, उनके जो रचनाकार होते थे, रचनाकार के विषय में भी संक्षिप्त जो परिचय दिया जाता है। तो उसी संदर्भ में कहते हैं कि लेखक के जो अध्यापक थे वो भी इसी तरह से कार्य करते थे। इस कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। लेखक बताते कि बच्चे की मानसिकता, मनोवैज्ञानिकता को बताने का प्रयास किया कि बच्चे के अंदर किस तरह के भाव होते हैं, किस तरह के मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं। लेखक बताते कि जब मैं छोटा सा था तो मेरे मन में आया कि अच्छा, जो ये लेखन का कार्य, कविता लिखने के कार्य करते हैं, यह भी इंसान होते हैं, यह भी हम जैसे लोग ही होते हैं, ये भी हाड़ मांस के ही बने हुए लोग होते हैं। इससे पहले लेखक की कल्पना और कवि के संदर्भ में कुछ अलग थी, लेकिन अभी संदर्भ में पूरी तरह से जो है बदल गई। खुद सौंदर्यकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, लेखक को ये ऐसा क्यों लगा कि कविता की रचना करने वाला जो रचनाकार होता है, जो पोएट होता है, वह भी हाड़ मांस का बना हुआ मनुष्य होता है, वह कवि को ऐसा क्यों प्रतीत हुआ। तो इसको आप जब डीप में जाएंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कवि ने जो लेखक हैं, पाठ के लेखक यानी आनंद यादव, जब उन्होंने देखा कि कविता की रचना करने वाले जो रचनाकार हैं, उनकी रचनाकारों की जो रचनाएं हैं उसके साथ साथ मास्टर जी खुद की रची हुई रचनाएं भी बता रहे हैं, तो लेखक को ऐसा लगा कि इस प्रकार हम भी रचना कर सकते हैं। और कुछ आसपास की चीजों को, विषय वस्तुओं को केंद्र बना करके अध्यापक ने कविता की रचना की। तो लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि जो कविता लिखने वाले कोई अलग से दिव्य प्राणी या अलौकिक प्राणी नहीं होते, वो भी हमारे जैसे एक सरल सादे मनुष्य की भांति होते हैं। वो उनके अंदर भी क्रोध होता है, उनके अंदर भी मोह होता है, उनके अंदर भी गुस्सा होता है, वो भी हाड़ मांस के मनुष्य वाले, हाड़ मांस के ही मनुष्य होते हैं। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ, जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मेरे अंदर वह कुवत, मेरे अंदर वह गुण क्यों नहीं, मैं भी अवश्य कर सकता हूँ। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देख रखी थी। लेखक बताते हैं कि जो मास्टर जी ने कविता की रचना की थी, उस कविता का जो सेंटर था, विषय था, उसका नाम था मालती लता। तो बताते हैं कि जिस पर कवि ने, उनके गुरु ने जो कविता लिखी थी वह मालती लता पर थी। तो लेखक बताते कि मैंने मालती लता को भी देख रखी थी और जो मास्टर जी ने कविता सुनाई उसको भी देख रखी थी। तो लेखक बताते कि उनके मन में एक विचार आया, तो अच्छा ये बात है, कविता का विषय चयन करने के लिए हमें कहीं बहुत दूर कुछ अलग कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम आसान से सरल से विषय को अपना करके उस विषय पर अपने हृदय की, अपने मानस पटल पे जो भी हमारे विचार आते हैं, जो भी हृदय की अनुभूतियां होती हैं, उनको शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करके कविता की रचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार लेखक बताते हैं कि जो उनका भ्रम था, जो उनके अंदर का विश्वास था, वह भ्रम उनका दूर हुआ और पुनः वह और जो है और विश्वास के साथ कार्य करने लगे, अध्ययन कार्य करने लगे। तो लता देख रखी थी, इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। मतलब लेखक को क्या मिल गया, लेखक को विषय मिल गया, रचना करने का तरीका तो आया, रचना करने के तरीके के साथ साथ लेखक को रचना करने के तरीके के साथ साथ लेखक को जो विषय समझ में आया कि किस विषय पर रचना की जा सकती है। यह सब कुछ अनजाने में ही होता है। लेखक बताते कि मैंने कभी ये सब पूरा प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से प्रयास नहीं किया। मैंने एक साधारण रूप से कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस प्रकार रचना करूंगा। बस ये अनजाने गति से सब कुछ होता चला गया, मुझे स्वतः ही इस बात का एहसास नहीं था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। मतलब जो जेब होती है, जेब में बताते हैं लेखक कि इस प्रकार की हर कब मन में, हृदय में कब कौन से विचार आ जाए तो
वो पेन और पेंसिल हमेशा अपने पास में, पर्स में या जेब में जो भी होता है उसमें रखे रहते, वहाँ से निकाल करके आसानी से कविता, जो भी मन में विचार आते, जब भी विचार आते, जिस तरह के विचार आते, उनको लगता कि ये कविता बनाई जा सकती है, तो वो पुनः उन लाइनों को, उन पंक्तियों को लिख लेते। कभी वह न होते तो क्या नहीं होते, मतलब जब वह कागज और मान लीजिए कागज कलम या फिर कागज पेंसिल साथ में नहीं होती तो वो क्या करते, तो न होते तो वो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब वो कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। देखिए बताते कि किस प्रकार उनके अंदर जब रचनाशीलता, उनके अंदर एक तरह का कौशल जो है डेवलप होने लगा, एक तरह का कौशल उनके अंदर आने लगा काव्य रचना का, तो उनके अंदर बेचैनी, व्याकुलता और बढ़ने लगी, और मन में होने लगा उत्साह बढ़ने लगा, जोश बढ़ने लगा कि कितना जल्दी हो सके इस कविता को मैं छंदबद्ध कर दूं। तो उनसे जब रहा नहीं जाता तो क्या करते, लकड़ी से लेकर के भैंस की पीठ पर, वो अलग बात है, उस समय समझ में नहीं है कि भैंस को भी तो दर्द हो रहा होगा, लेकिन भैंस की पीठ पर वो कविता लेखन का कार्य शुरू कर। देखिए यहाँ पे चित्र में दिखा दिया हुआ है कि किस प्रकार भैंस पर वो कुछ लेटर्स जो है इसमें कविता लिख रहे हैं, और इसके साथ साथ वो पत्थर मिल जाती तो पत्थर। इससे हमको एक वाकया याद आ गया कि जब छोटे बच्चे छोटे थे, अभी कागज पेन पेंसिल इतना ज़्यादा वो हो गया, लेकिन पहले के समय में जब बच्चे छोटे होते थे तो उनको लिखना कैसे सिखाया जाता था, तो उनके लिए क्या था, मिट्टी जो होता है, सिंपल भुरभुरी जो मिट्टी होती है, उस भुरभुरी मिट्टी को ऐसे जमीन पर फैला दिया जाता है, और भुरभुरी मिट्टी से बच्चे को सर्कल बनाना, क बनाना, ए बनाना, 1 लिखना उनको जमीन पे सिखाया जाता। या ये ऑप्शन नहीं मिलता तो राख, जो उपले वाली राख होती है, जो गोईठी जिसको बोलते हैं, उपले वाली राख होती है, उस राख को आसानी से फैला दिया जाता, और उसमें क लिखना, ABCD जो भी बच्चा प्रारंभ करता है उस पर वहाँ पे कहीं भी शुरू हो जाओ, लिखने का कोई सोच के नहीं कि बुक कॉपी रहेगा तभी लिखे, कहीं भी जहाँ मन के पढ़ना लिखना शुरू कर। तो वही बात लेकर बताते हैं कि जब लेखन कार्य मैंने शुरू किया तो मेरे अंदर इतनी बेचैनी होती, इतनी उत्सुकता होती कि मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं भैंस की पीठ पर ही लिखना शुरू कर देता। फिर उसके बाद में क्या करता, नहीं कुछ समझ में आता तो मैं क्या करता कि जो कंकड़ होता उस कंकड़ पत्थर से लिखना शुरू कर देता। अगर किसी कारणवश संडे बीच में आ जाता तो और बेचैनी होती कि कैसे संडे बीते, और मंडे को ले जाके अध्यापक को अपने द्वारा रची हुई कविता दिखा दूं, और उनके द्वारा जो प्रोत्साहन या उनके द्वारा जो शाबाशी व उनके द्वारा जो आत्मीयता रहे वो मुझे प्राप्त हो सके। बहुत बार तो सवेरे होने का भी धीरज टूट जाता। लेखक कहते हैं कि मैं इतना अधीर हो जाता, इतना बेचैन हो जाता कि कभी कभी तो मैं वेट ही नहीं कर पाता कि जल्दी से सुबह शाम, ये जो सुबह है वो रात बीते और सुबह हो जाए। मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता, वे उसे देखते और शाबाशी देते। लेखक बताते हैं कि जब उनका धैर्य जवाब दे देता, वो अत्यधिक अधीर हो जाते, जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो रात में ही, शाम में ही दौड़े दौड़े अध्यापक के घर जाते और अध्यापक को अपनी जो रचनाशीलता थी, अपनी जो कविता का निर्माण जो किए रहते, छंदबद्ध कविता होती, वो अपने अध्यापक के समक्ष प्रस्तुत कर देते, और जो सराहना, जो भी उसमें गलतियां होती, खामियां होती, अध्यापक के द्वारा उसमें सुधार किए जाते, और जो प्रोत्साहन और जो मास्टर के आंखों में जो प्रेम मिलता, जो चमक होती आंखों को उन कविता को देख करके, उस संतोष को प्राप्त करके लेखक और ज़्यादा दुगुने तिगुने उत्साह के साथ उत्साहित होकर के काव्य लिखना और तीव्र गति से और तीव्र मतलब साहित्य में, रचना में और ज़्यादा उनकी रुचि डेवलप होने लगी। फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। महफिल मतलब पूरी तरह से कई लोग ऐसे होते जो कविता में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते, तो एक अच्छा खासा, जैसे कई लोग बैठ करके उस विषय पर वार्तालाप या परिचर्चा करते, तो उसी तरह से चूंकि आनंद परक थी इसलिए इसको महफिल का नाम दिया गया है। तो कई लोग अध्यापक गण या फिर स्टूडेंट सभी आपस में एक साथ मिल करके कविता पर के, मेरी कविता तुमसे अच्छी है, तुम्हारी कविता मुझसे अच्छी वाली है, इसमें ऐसे करो, उसमें ये करो, ये सारी बातें, ये छंद इस तरह से प्रयोग किया जाता है, ये सारी बातें लेखक बताते कि हम लोग कभी भी महफिल जमा लेते थे।
बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार कवि की भाषा जो है शिष्टता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, उसको भाव के अनुरूप शब्दों का चयन करना आना चाहिए, अर्थ ग्रहण, अर्थ गंभीरता होनी चाहिए और अपने उस बात को बड़े ही सहज अंदाज में लिखने की कला होनी चाहिए। तो ये सारी बातें लेखक बताते कि उनके अध्यापक उनको बताया करते थे। संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने कि कौन सा छंद, कौन दोहा है, कौन सोठा है, कौन चौपाई है, कौन छप्पे है, कौन रोला है, तो ये सारी बातें जो होता है ये लेखक के अध्यापक उनको बताया करते थे। उसका लय क्रम होता, किसके बाद कौन, किस गाने को किस लय के हिसाब से गाना चाहिए, ये सब बातें। अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं, कैसे हम समझते हैं कि उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, और किसमें किस प्रकार के अलंकार का समावेश किया जाए तो वो कविता और अच्छी बन सकती है, या उनकी कमियों को जो बताते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ये शब्द, यहाँ पे इसके स्थान पे ये अलंकार प्रयोग करते या ये शब्द युग्म प्रयोग करते तो और अच्छा होता। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो लेखक के अंदर का डर था, लेखक के अंदर की जो कमियां थी, वो धीरे धीरे उसमें सुधार होता रहा। धीरे धीरे वो जब लेखक के अपने अध्यापक के सामने जाते तो और अच्छे ढंग से अपने आप को उन कविता में सुधार करते और इस तरह से उनका जो व्यक्तित्व था वो व्यक्तित्व भी उभर करके सामने आने लगा। याद करिए वो पहला दिन जब वो विद्यालय में प्रवेश था, जब उनके सहपाठी थे किस प्रकार उनके धोती की लांग खींच रहे थे, और एक आज का दिन जो है लेखक सबके सामने अपना एक मुखर व्यक्तित्व के समान होकर के लेखक सबके सामने अपनी कविता का वाचन करते हैं, अपनी स्वतः की लिखी हुई कविता का लोगों के सम्मुख खड़े होकर के सुनाते हैं। कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर सहज बातें बताते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि लेखक के अध्यापक बड़े ही सरल भाषा में, बड़े ही शालीनता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक जो भी काव्य या साहित्य के गुण होते हैं, काव्य रचना, एक रचनाकार, एक राइटर के रूप में क्या क्या विशेषता व्यक्ति के पास होनी चाहिए, वो सभी बातें लेखक के द्वारा बताई, लेखक के अध्यापक के द्वारा बताई जाती। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होता, वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते, उन्होंने कोई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं, फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती रहती। लेखक बताते कि जब उनका इस प्रकार इस काव्य लेखन में रुचि देख करके उनके जो अध्यापक थे वो बहुत ही प्रसन्न होते, तो उनके इस कला को और ज़्यादा विकसित करने के लिए, इस कला को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए उनके अध्यापक उनको तरह तरह की पुस्तकें देते। बताते जब आए थे तो वो किस तरह पुरानी किताबों को धरोहर जैसे संभाल करके रखे थे। अभी अध्यापक को इतना विश्वास हो गया था कि नई नई किताबें उठा करके देते कि जाओ तुम इससे पढ़ो, और जब नई कविता लेखक के अध्यापक बना करके लाते तो लेखक के मन में भी ये चाव होता कि मैं भी इस कविता, इस तरह के ढर्रे पर, इस तरह की तर्ज पर, इस तरह की लय पर मैं भी कविता का सृजन करूं, कविता बनाऊं। तो इस प्रकार कवि का दिन, किस लेखक का दिन किस प्रकार गुजर जाता है इस बात का उनको एहसास नहीं होता। इन बातों से मैं सौंदर्यीकर मास्टर के बहुत नजदीक पहुंच गया, मतलब कि लेखक के व्यक्तित्व के निर्माण में नवा सौंदर्यीकर की क्या भूमिका थी आप इसे समझ सकते हैं। जाने अनजाने में मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। निसंदेह जब बार बार शब्दों को पढ़ेंगे, बार बार आप उसका अध्ययन करेंगे तो निसंदेह जो आपकी खामियां दूर होगी। रीडिंग इज द बेस्ट हैबिट, तो रीडिंग जो होता है, पठन जो होता है, वाचन जो होता है वो बहुत ही बेस्ट हैबिट होती है। तो आपको जब भी अकेलापन महसूस हो तभी कोई भी किताब आपके सिलेबस की हो या ना हो, ये कोई मैटर नहीं करता, इंग्लिश साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत, जो भी आपको समझ में आए, या जीके की ही किताब लेकर के हमेशा रीडिंग हैबिट डालिए अपने जीवन में। यह आपके लिए पूरी जीवन काम आएगा। ये सबसे अच्छा दोस्त होता है। जब भी आपको एकांत, जब भी आपको अकेलापन महसूस हो, अपने हृदय की भावनाओं को डायरी में अभिव्यक्त करिए। जो कुछ भी लिखने की आदत डालिए। नहीं हो तो एक पत्र ही लिख डालिए, नहीं हो तो एक जो है कुछ निबंध ही, कुछ अपने हृदय की भावना, कविता ही, एक छोटा सा मुक्तक ही बना डालिए। जो भी आपके मन में विचार है वो कर डालिए। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा, और मतलब बताते कि पहले क्या था, पहले केवल भाषाबद्ध करना आता था, शब्दों को जोड़ना मात्र आता था, अभी सब परिवर्तित हो गया।
अब शब्दों को जोड़ने के साथ साथ अब जब भाषा मराठी का ज्ञान समृद्ध होने लगा तो मैं अब और अलर्ट होने लगा। पहले तो पता ही नहीं था कौन सा शब्द है, किसका क्या मायने, कुछ भी जो मन करता था जोड़ के बस लय बनना चाहिए कविता बन जाती थी। लेकिन अब जब से मराठी का ज्ञान होने, शुद्ध मराठी का ज्ञान होने लगा, तब मैं कविता को लिखने में और ज़्यादा अलर्ट हो गया, सजग हो गया, सावधान हो गया कि किस स्थान पे किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने से उसकी सुंदरता, उस काव्य की सुंदरता और ज़्यादा वृद्धि होगी, अभिवृद्धि होगी, इस बात का मुझे एहसास होने लगा। तो जब लेखक सतर्क हो गए तो अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता से देखने लगे। सूक्ष्मता मतलब बहुत ही बारीकी से अध्ययन करने लगे कि इसमें ये कमी है, इसको और अच्छे से ये किया जा सकता है, यहाँ पे ये परिवर्तन किया जा सकता है। शब्दों का नशा चढ़ने लगा। कहते हैं किसी को किसी और चीज़ का नशा होता है, नशा तो सबको होता है, किसी को धन का नशा होता है, किसी को पद का नशा होता है, किसी को अपनी सुंदरता का नशा होता है। तो लेखक बताते हैं कि मुझे किसका नशा था, मुझे जो थी वह जो है शब्दों का नशा चढ़ गया था। हर जगह मुझे दिमाग में जो है शब्द ही हमेशा घूमते रहते थे और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। लेखक बताते हैं कि ऐसा हर वक्त मैं कल्पना की दुनिया में घूमता रहा, भ्रमण करता रहता और मुझे हर वक्त कवि नए नए शब्द मेरे दिमाग में दस्तक देते रहते, हर वक्त मुझे नए नए शब्द दिखाई देते रहते। मैं इस प्रकार दोगुने उत्साह के साथ, आत्मविश्वास के साथ कविता का सृजन करता रहा। तो यह इस प्रकार जूझ नामक पाठ की जो एक आत्मकथात्मक उपन्यास है आनंद यादव को, उसका एक भाग जूझ नामक पाठ के रूप में आपके पाठ में दिया हुआ था। इसका हम लोगों ने संपूर्ण पाठ को हम लोगों ने पढ़ा। अब आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इससे संबंधने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को जो आपके सिलेबस में, आपके पुस्तक में दिए हुए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे जूझ नामक पाठ की जो शीर्षक है, इसकी सार्थकता क्या है, ये भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक के जीवन का संघर्ष का कौन कौन सा दौर रहा, कौन सा दौर आपके जीवन से मिलता जुलता है, इसको आपको ढूंढने का प्रयास। लेखक के जीवन का जो आदर्श शिक्षक या लेखक के व्यक्तित्व के निर्माण में किस अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि थी और आपके जीवन में कौन ऐसा अध्यापक है या कौन है आपका मार्गदर्शक जिसने आपके जीवन में पूर्णतः परिवर्तन ला दिया है। तो इस तरह के प्रश्न जो बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न जो होते हैं वो पाठ से संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा गया एग्जाम में कि यह जो जूझ नामक पाठ है, इस जूझ नामक पाठ की सार्थकता सिद्ध कीजिए। ये हाफ क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन का 2 पार्ट होता है। तो हाफ क्वेश्चन जूझ नामक पाठ शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। उसके साथ अगर आपको मौका दिया जाए, आपको चयन करना हो, तो आप जूझ नामक पाठ का अतिरिक्त कौन सा शीर्षक जो है निर्धारित करेंगे, तो ये आपको अपने स्वविवेक पर, तो यह तभी संभव है जब आप पूरी जो कहानी है, पूरी कहानी को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कम से कम 10 बार पूरी कहानी को पढ़ेंगे। तब आपको बड़े ही सहजता से आंखें बंद करके भी आपके सामने पूरी स्टोरी नाचती रहेगी और पूरा चित्र दिखता रहेगा कि किस प्रकार सुबह सुबह दौड़े दौड़े कविता लिखने के बाद सुबह रात कैसे रात बीत जाए, कभी कभी रात भी नहीं बीतने पाती, शाम को ही लेखक अपने अध्यापक के घर पहुंच जाते। तो इस प्रकार यह संपूर्ण पाठ का सारांश के रूप में था। हम लोगों ने व्याख्या पढ़ी, कहानी पढ़ी इसकी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। होमवर्क के रूप में आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी पूरा पाठ आप लोगों ने पढ़ा, इस पूरे पाठ को एक बार पुनः आप लोग आनंद यादव जी का जीवन परिचय लिख लेंगे, पूरे पाठ को आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।